हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं एस के ठाकुर और आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की चीज़ की शुरुआत करूंगा। जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का एक सिलेबस है उसकी शुरुआत करूंगा आज। इसलिए आज से आपकी और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। किस चीज़ के लिए? तो आपको इसके लिए आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार है उसका जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट करवाऊँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारी जो व्यवस्था है स्टूडेंट्स उसमें polytechhub.com जो कि एक ऑनलाइन क्लासरूम है। इसके अलावा ये ऑनलाइन क्लासरूम को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग एक ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं जिसका नाम है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस। जहाँ पर ऑफलाइन व्यवस्था उपलब्ध है। जहाँ पर जो ये क्लासेस है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस, वहाँ से आपको ऑफलाइन सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ से ऑफलाइन सुविधाओं का है ना एक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बेस्ड हैं तो ऑनलाइन रहिए, अदरवाइज आपको अगर लगता है कि ऑफलाइन की ज़रूरत है तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 20 फरवरी से फर्स्ट ईयर बैच के लिए स्टार्ट हो रहा है। 20 फरवरी से है ना, जो 20 फरवरी का जो डे होगा उस दिन से हम लोग फर्स्ट ईयर के जो बच्चे सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह सब के जो ब्रांच के बच्चे होंगे, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के बच्चे जितने भी हैं उन सभी जो बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 फरवरी से। इसीलिए आप सभी आकर के 20 फरवरी से अपना यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं polytechhub.com का जो ऑफलाइन क्लास है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। हम आपको यहाँ भी जो पेपर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं यहाँ भी मैं आपको वही पेपर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में। इसके अलावा आपको इसके बारे में मोर डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 88 25 16 16 64 और 70 79 89 96 55 ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है, फी पेमेंट के बारे में जानना है, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इस पर आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बिना देर किए हुए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया में लिए चलता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसने आपका पाठ्यक्रम क्या रखा है। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग खूब तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है बिहार वो आपसे क्या क्या चाहती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं उन सारी टॉपिक्स पर। ये 5 यूनिट आपका है ना, आपका जो SBT बिहार है वो दिया है 5 यूनिट्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको ग्रुप बी में ये पढ़ना है। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप बी के बच्चे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो मैकेनिकल के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के और सिविल के बच्चे हैं, इन 2 ब्रांच मेनली ये 2 ब्रांचेस के अलावा और भी ब्रांचेज आते हैं। तो जो भी ब्रांचेस ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की चीज़ पढ़नी है ना, यानी कि उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ मिलेगा। और जो बच्चे ग्रुप बी के अलावा ग्रुप ए में है उनको सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, 4 और 5 इन 5 यूनिट में देखें तो आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए एक अच्छा खासा सिलेबस डिजाइन कर दिया है ना, एक अच्छा खासा सिलेबस डिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो उन सिलेबस में देखें तो पहला जो यूनिट है उसमें पढ़ना है आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम कहने का मतलब ये होगा कि जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट है इसके डिटेल आइडिया के बारे में मतलब कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे और इस यूनिट में हम लोग इसके बेसिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, उस फोर्स का डिफरेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या होगा, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। किसमें? तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम में। यानी कि जो भी मैकेनिक्स है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ना है इसके बाद ये सब चीज़ें पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का एक आधार यहीं से बिल्डअप होगा यूनिट नंबर 1 से। सो आप कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 जो है आपका एक फंडामेंटल यूनिट है जिसमें ऐसा कंसेप्ट आएगा जो कि आपको हमेशा यूज आएगा, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग उसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंट कहने का मतलब है ना लगातार, जब मन चाहे तब, है ना। तो
बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम में हम लोग सारी बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। उसमें जानेंगे कि फोर्स क्या होगा, उसमें जानेंगे कि फोर्स के कितने टाइप्स होंगे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो सकते हैं, इसके बाद मैकेनिक्स का आइडियलाइजेशन क्या होता है, आखिरकार मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो है क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 1 में जानेंगे। जब हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट आता है, एक शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी वर्ड जो लिखा हुआ है वो वर्ड है इक्विलिब्रियम। देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जो होता है उसमें हम लोग एक विशेष स्पेशल कंडीशन के बारे में डील करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम जो होगा वो उसका जो कंसेप्ट आएगा इस जो ये जो आपको पहला यूनिट दिख रहा है उस पहले यूनिट के आधार पे आएगा, और इसीलिए पहला यूनिट से दोनों यूनिट ये दोनों जो वर्ड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है ना लिंकेड है। इसमें हम कुछ विशेष लॉज को जान लेते हैं, जैसे कि आपका इक्विलिब्रियम करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंट्स के बारे में अच्छे खासे नॉलेज हम लोग रखते हैं। मोमेंट्स के अलावा आपको कपल सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मोमेंट्स क्या होगा, कपल्स क्या होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरी बात जो आती है स्टूडेंट्स आपका वो फ्रिक्शन का है। तो फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, एक्चुअली आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ मूवमेंट करती है किसी दूसरे चीज़ के ऊपर, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मोशन करती है किसी दूसरे चीज़ के ऊपर यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ये कहिए कि दो ऑब्जेक्ट का जब रिलेटिव मोशन होता है, एक आपेक्षिक गति करेगी दो चीज़, तो उनके सरफेस के बीच में एक घर्षण लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, और उन फ्रिक्शन के बीच में हम के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो वो जो फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट्स, उस फ्रिक्शन के बारे में अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में जानेंगे, कि फ्रिक्शन से कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, और इसमें लॉज वगैरह भी पढ़ेंगे। तो आपको आएगी किसी के बारे में, ये थर्ड यूनिट में आएगा फ्रिक्शन में, ठीक है बच्चे। आपको जो फोर्थ यूनिट है उसमें है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रॉयड कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी स्ट्रक्चर है ना, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके सेंट्रॉयड कहने का मतलब होता है कि उस स्ट्रक्चर का सबसे बिचला पॉइंट क्या है, सबसे बीच वाला पॉइंट क्या है, सबसे ओरिजिनेटिंग पॉइंट यानी मूल बिंदु क्या है। जैसे कि आप लोग खूब पढ़े होंगे, मुझे आशा है इस बात की कि आप लोग हैं खूब पढ़े होंगे, एक चीज़ आप लोग खूब पढ़े होंगे। पढ़े क्या होंगे, पढ़े ये होंगे स्टूडेंट्स कि आप एक चीज़ का नाम पढ़े होंगे, ये आप लोग है ना कार्टेशियन सिस्टम पढ़े होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है ना, कार्टेशियन सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप चीज़ खूब पढ़े होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट था जिसको हम लोग बोलते थे ओरिजिन। क्या बोलते थे बाबू, ओरिजिन बोलते थे। ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जीरो था बाबू, इधर प्लस एक्स का, इधर वाई का प्लस था, है ना, इधर वाई का माइनस था, सॉरी इधर एक्स का प्लस था और इधर एक्स का माइनस था, एक्स डैश। तो स्टूडेंट्स इधर हम लोग लिखते थे 1 2 3 से इस प्रकार से इधर लिखते थे स्टूडेंट्स हम लोग 1 2 3, सेम चीज इधर लिखते थे माइनस साइन के साथ लिखते थे, नहीं -2 -3, इधर लिखते थे 1 2 3, यानी कि इधर हो जाएगा -1 -2 -3। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो है आप क्वाड्रेंटल सिस्टम के बारे में जानते हैं, यानी कि जो भी आपका है ना पाद सिस्टम होता है। पाद सिस्टम कहने का मतलब है क्वाड्रेंट सिस्टम, नहीं हिंदी मीडियम के बच्चे इसको पाद कहते हैं, पाद नहीं, पर ये है प्रथम पाद यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम क्या करते हैं, आपके सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी चीज़ से लिंक करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हम लोग इसीलिए ओरिजिन मानते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कोऑर्डिनेट जीरो है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, जीरो है। और इधर से हम जब से इधर जाएंगे, जैसे इधर जाएंगे तो कोऑर्डिनेट चेंज करता जाएगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि जितना फिगर ये है, जितना ही फिगर ये आपको दिख रहा है, इधर से इधर लाइन चला गया, इधर से इधर लाइन चला गया, इधर से इधर, तो पता चल रहा है कि सभी लाइंस का एक पॉइंट बन रहा है, मतलब कि सभी लाइंस का कंसंट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, सभी लाइंस है ना, ऐसा लग रहा है कि यहीं से पैदा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना कि सभी लाइन यहीं से पैदा हुआ है। तो वो पॉइंट जहां से लगे कि चीज का विकास हुआ है, चीज का उद्गम हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, वही पॉइंट कहलाएगा उसका सेंट्रॉयड। क्या कहलाएगा, सेंट्रॉयड कहलाएगा। जैसे कि मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये आप सर्किल है, आप सर्किल को देख रहे हैं क्या, ये जो सर्किल है, इस सर्किल में एक इसका सेंटर है।
आप इस सर्किल को छोटा करते जाइएगा, छोटा करते जाइएगा। मैं इसको आपको डिजिटली फिगर बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है ना, बोर्ड उपलब्ध है, तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे, देखिए सपोज कर लीजिए ये आपका सर्किल है एक, ठीक है। इस सर्किल के अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, मान लेते हैं इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, क्या है इसका, क्या है बच्चे, सेंट्रोइडल पॉइंट है। अभी सेंट्रोइडल पॉइंट कहने का मतलब ये नहीं समझिए कि जो आपको पढ़ना है, अब ये समझिए कि ये सेंटर है सर्किल का, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जब इस सर्किल को छोटा करते जाइएगा, छोटा करते जाइएगा, छोटा करते जाइएगा, तो एक जगह एक बार ऐसा पॉइंट आएगा कि इसी पॉइंट पर सर्किल खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐसे आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि देख लीजिए, मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक बार ऐसा आएगा कि इतना छोटा सर्किल बनेगा, एक बार ऐसा है, रिड्यूस हो रहा है साइज छोटा हो रहा है सर्किल का, हो रहा है ना साइज छोटा। अब देखिए साइज छोटा हो रहा है, एक बार ऐसा आएगा कि ये सर्किल जो होगा, ये सर्किल जो होगा है ना, इसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगा। होगा ना ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि अब इस चीज को हम रिवर्स समझे तो ये समझ सकते हैं कि इस विशेष पॉइंट से ये सारे सर्किल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया है ना। अब ये आप एक बात ये भी समझ सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला सर्किल है वो धीरे 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 छोटा होकर इस पॉइंट पर सिमट गया है। तो इस विशेष बड़ा वाला सर्किल के लिए ये जो पॉइंट होगा बच्चे, ये पॉइंट इसका सेंट्रोइड कहला जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि सेंट्रोइड वो चीज़ होगा किसी फिगर में जो उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन को बताएगा। कहने का मतलब जहाँ से वो चीज़ पैदा हुआ है उस चीज़ को बताएगा, जो कि कभी एरिया के लिए भी हो सकता है। देखिए अभी सर्किल एक प्रकार का एरिया होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। हो सकता है कि कभी ये सॉलिड के लिए भी हो, और जब ये सेंट्रोइड सॉलिड के केस में होता है, यानी कि ठोस के केस में होता है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर में कोई ऐसा पॉइंट हुआ होगा ना, ऐसे मान चलिए इस मार्कर के सबसे मिडिल पॉइंट के बारे में जानना चाहे, इस मार्कर का एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जहाँ से लगेगा ऐसा कि इस मार्कर का पूरा द्रव्यमान यानी कि मास कंसंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड एरिया के लिए होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वेट के लिए होता है, मास के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो भी चीज़ कंसेप्ट है हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपको एक चीज़ बता दें कि आपका जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार है वो क्या करता है, इस टॉपिक से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उससे ज़्यादा का ही पूछ सकता है लेकिन कम का नहीं पूछेगा। इसीलिए ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत छोटा है और अच्छा सा मार्क्स देकर जाता है बच्चों को। हम लोग खूब पढ़ेंगे इस चीज़ को स्टूडेंट्स। चलिए आपको ये सेंट्रोइड समझ में आया होगा, है ना स्टूडेंट्स। अब दूसरी बात ये हम ये समझा रहे थे सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब 5 जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है जो कि आपका लास्ट यूनिट है, वो यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसमें आप लोग जानेंगे कि पहले ये जानेंगे कि मशीन क्या होता है। आप बताइए मशीन क्या होता है? आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होइएगा, है ना। 3 इडियट मूवी देखिएगा, उससे पूछता है मशीन क्या है, व्हाट इज मशीन, है ना। तो जो आप आमिर खान को देखते हैं, वो कहता है एवरीथिंग इज अ मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन इफोर्ट। और क्या करता है, पेन का चेन सरकाने लगता है, अप डाउन दिस इज मशीन। नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा मेरा पेन का चेन जा रहा है कि अंदर आ रहा है, लेकिन वहाँ क्या कहता है, पेन का चेन ऊपर से नीचे करता है। आमिर खान कहता है दिस इज मशीन बिकॉज इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ह्यूमन इफोर्ट। नहीं मतलब कि एवरीथिंग दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके अनुसार से मशीन है। हर एक चीज़ मशीन कहलाएगा बच्चे। वो चीज़ हर एक चीज़ मशीन कहलाएगा जो कि मनुष्य के द्वारा लगाया गया इफोर्ट को कम करेगा, है ना। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए, रफ एंड टफ आइडिया। जैसे मान चलिए हमारा वेट अगर 70 kg का है ना, हमारा वेट अगर मान लीजिए 70 kg का है, आप जाइएगा हमको उठाने तो आपको 70 kg का वेट उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप हमको उठाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमको ही उठाना है। तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स कि सपोज कर लीजिए कि हमको उठाना है तो 70 kg का वेट उठाना है, हमारे पैर के नीचे आप स्क्रू जैक लगा दीजिएगा, है ना। आप देखते होंगे कि गाड़ियाँ जो खराब होती है, तो गाड़ियाँ खराब जो हो जाती है तो उस केस में गाड़ी का जो हम लोग होल्ड करते हैं गाड़ी को, वो स्क्रू जैक पे होल्ड करते हैं। तो वो जैक जो होता है, जैक
वो जैक आपको क्या करेगा, वहाँ पर इफोर्ट कम कर देगा। देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या करती है, पूरा बिल्डिंग को उठा लेती है, वो जो क्रेन्स होती हैं पूरा बिल्डिंग को उठा लेती हैं, है ना। बहुत सारे जो भी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ ख़राब जो होती हैं, तो वहाँ पे जैक का इस्तेमाल किया जाता है। आदमी से काम नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी के पास उतना ताकत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मशीन्स कहलाएगा। वहाँ पर बात होगी स्टूडेंट्स सिंपल मशीन्स के बारे में, तो बहुत छोटे छोटे मैकेनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। लीवर्स के बारे में जानेंगे, मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड क्या होता है, इफोर्ट किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ये भी जानेंगे कि स्टूडेंट्स यानी कि लॉ ऑफ मशीन क्या है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग, है ना, पुल्ली सिस्टम के बारे में भी जान लेंगे। उसके अलावा, है ना, कुछ ब्लॉक्स वगैरह के भी बारे में जानेंगे, कैसे काम करते हैं। गियर व्हील और एक्सेल के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस केस में, जो हमारा यूनिट नंबर 5 है उसमें। उसके बाद आपका जो ये जो है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसका सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें की, है ना, जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। नहीं, आपको मैं सारा चीज़ें पढ़ा दूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ इससे संबंधित, ये तो आपका सिलेबस रहा, इससे संबंधित आप बुक कौन सा फॉलो करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कोई बुक नहीं फॉलो करना चाहिएगा, मेरा सिर्फ नोट पढ़ना चाहिएगा, तो मैं नोट तो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे मैं इसको स्लाइड पर पास करवाता हूँ, अन्य सब्जेक्ट में जैसे मैं स्लाइड देता हूँ उस प्रकार से आपको मैं इसमें नोट भी दे दूंगा। तो मैं नोट दे दूंगा, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप पढ़ लोगे नोट से। लेकिन असली जो ज्ञान होता है, देखिए मैं अपने नोट्स के प्रमोशन के लिए ये नहीं कह दूंगा कि आप बुक मत पढ़ो, आप बुक पढ़ो। दुनिया की सारी नॉलेज बुक में एकत्रित होती हैं, बुक में कॉन्सेंट्रेटेड होती है ना। तो नॉलेज का सेंट्रोइड बुक में होता है बच्चे, तो इसीलिए नॉलेज को है, जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को पाने के लिए आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा चाहिए स्टूडेंट्स को कि बुक पढ़े। हम लोग आपको इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आपका जो है, आपका जो पढ़ने का जो रास्ता होगा उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, है ना। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बुक में अच्छी तरीके से लिखी गई है। हाँ, इंजीनियरिंग टर्म है, कॉम्प्लेक्स है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए तो हम लोग हैं। उसके अलावा जो भी टर्म है स्टूडेंट्स इसमें लिखा गया है बुक्स में। चलिए स्टूडेंट्स, दो पब्लिकेशन के बुक के बारे में बात करते हैं। एक पब्लिकेशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय आर.एस. खुरमी। तो ये जो बुक दिख रहा है आपको, ये बुक आर.एस. खुरमी का है ना। ये जो बुक आपको दिख रहा है, ये बुक इसका है आर.एस. खुरमी का। तो स्टूडेंट्स ये बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं इजीली। चलिए, ये जो बुक है किसका बाबू, ये आर.एस. खुरमी का है, आर.एस. खुरमी। तो ये जो आर.एस. खुरमी का बुक है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट कुछ आपको वही 500 रुपये के अंदर आ जाएगा ये। उसके अलावा एक और बुक है आर.के. बंसल। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों बुक में से कोई आप एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक अगर मान चलिए आपको दोनों बुक में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो आप इस पहले प्रायोरिटी इसको देना, पहले ये सेलेक्ट करना, उसके बाद ये सेलेक्ट करना, है ना। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर, है ना, आर.के. बंसल खरीदना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर आर.के. बंसल, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग के है, उस केस में आर.के. बंसल का बुक जो होगा वो वाइड कवरेज रखता है, वाइड कवरेज। ये बुक आपके लिए अच्छी है, जो बच्चे सिविल के लिए हैं उनके लिए भी अच्छी है, और मैकेनिकल के लिए भी अच्छी है। उसके अलावा अन्य ब्रांचेस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी है। लेकिन इसमें बात यही है स्टूडेंट्स कि इसमें जो, है ना, फील्ड एप्लीकेशन होगा वो सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में, है ना, उतना नहीं दे पाता है जितना ये बुक दे देता है ना। इसीलिए स्टूडेंट्स, आप लोग अगर मान चलिए ऑप्शनल की बात है, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप इसी को खरीदो, जो कि इसका जो लैंग्वेज है आसान है, थोड़ी सी इसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, और आप लोग, है ना, फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा कम्प्लेक्सिटी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोग इसको खरीद लेना। अगर किसी बच्चे के पास ये बुक ऑलरेडी है तो ये मत खरीदना हो, है ना। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 बुक्स आपके पास, है ना, ये ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद सकते हो। फिलहाल मैं जो ये जो अभी चीज़ पढ़ाऊँगा, ये बुक जो है, इस बुक को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाऊंगा नहीं। इस बुक में जो भी चीज़ें होंगी आप उससे, है ना, उससे क्वेश्चन करेंगे, आराम से बन जाएगा। इसके अलावा इस बुक्स में भी क्वेश्चन बन करेंगे, आराम से बन जाएगा। वही बात है स्टूडेंट्स कि एक फील्ड एप्लीकेशन के नाते, जो मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मैं सिविल इंजीनियरिंग से काम के क्षेत्र में काम करता हूँ। इसीलिए स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो ये बुक खरीदिए, नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर आर.के. बंसल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 बुक्स है, 2 बुक्स में से आप जो चाहे वो खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी चीज़ें में कंसेप्ट सेम ही होता है। चलिए, तो मैंने आपको ये बताया कि बुक्स के बारे में, कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, है ना। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक अगर आप
पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो खरीद ही लीजिए। और आप ये जान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बिना पर आप पूरी बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो नॉलेज होगा उस नॉलेज का आधार है, आप कोई भी ब्रांच के हो, उस नॉलेज का आधार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा। जितना आपका मैकेनिक्स तगड़ा होगा, माइंड का जो चलने का तरीका होगा उतना ही तगड़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैकेनिक्स का मतलब ये है, इसको बोलते हैं हम लोग यांत्रिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यांत्रिक। तो मैकेनिक्स को जो मैकेनिकल ब्रांच है उसको बोलते हैं हम यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो यांत्रिक, मतलब कि हमेशा चाहते हैं हम लोग क्या कि जो अब ये बताइए कि अब मैकेनिक्स के रिगार्डिंग आपके पास आइडिया है तो आपका माइंड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग में मैकेनिज्म लगाएगा, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैकेनिक्स थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा पड़ जाता है और ये स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए हम लोगों को, है ना। और उस केस में आपको क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ आते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा किसी भी पेपर्स में। तो स्टूडेंट्स इसीलिए फिर मिलते हैं आपको है ना अगले लेक्चर के साथ। हम लोग शुरू करेंगे क्या स्टूडेंट्स? शुरू करेंगे हम लोग पहला यूनिट से काम शुरू करेंगे और वो यूनिट का काम होगा स्टूडेंट्स बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट्स अगर आपको इंटरेस्ट है ऑफलाइन क्लास में आने का तो आप बिल्कुल हिचकिए नहीं और आ जाइए। हमारा ये जो सिस्टम है डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस का, वहाँ आ जाइए, आपको सारी सुविधाएं ऑफलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो भी ऑफलाइन चलती हैं यहाँ पे क्लासेस, अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो भी, अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो भी आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था है। ऑफलाइन क्लासेस में आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या होता है कि आपका जो भी ब्रांच है उसमें पेपर वाइज आपका ब्रांच के अनुसार पेपर्स आ जाते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आप है ना मैकेनिकल एनर्जी के इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में सबके साथ कॉमन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको अपने ब्रांच से रिलेटेड पेपर पढ़ने पड़ेंगे। सो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हम सिविल इंजीनियरिंग से हैं, इसलिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों को हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको हम दोनों सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, आपको वही सब्जेक्ट के साथ आएंगे हम आपके साथ। तो फिर इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपके साथ आएंगी, आप है ना इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी 20 फरवरी से ओपन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 20 फरवरी से आप लोग है ना आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन क्लास में। चलिए तो मिलते हैं आने वाले दिनों में, धन्यवाद। Oh,